हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब बच्चों? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए प्लीज़। मैं आई नो कि मेरी वीडियो पहली हैं तो इतनी अच्छी नहीं बन पा रही हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि और अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो। तो आइए हम पढ़ते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं। ठीक है, हमने एसिड पढ़ लिए थे, मेटल के साथ रिएक्शन कराई थी तो क्या बन रहा था, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रहा था। वैसा ही बच्चों बेस के साथ भी होगा, बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे। जैसे बेस है, ये मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। समझ में आया? ये भी क्या करेंगे, बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन। जैसे हमने यहाँ पर बेस लिया है NaOH, समझ में आया? वहाँ पर हम एसिड ले रहे थे, HCl ले रहे थे, H2SO4 ले रहे थे, तो यहाँ पर हम बेस क्या लेंगे, NaOH। आप सबको पता होगा कि NaOH क्या है, बेस है। ठीक है, तो मेटल वही हो गया, Zn हो गया। ठीक है, मेटल हमने क्या लिया है, Zn लिया है। तो वैसा ही होगा, जो क्या होगा, Na2Zn O2 बन जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 हमने लिख दिया है, तो 2 हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई। और यह क्या हुआ, Na जो है वो किसके साथ ज्वाइंट हो गया। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन की क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है वो ऑक्सीजन की क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा और अपना किसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, Zn के साथ। ठीक है, मतलब NaO कहाँ किसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, Zn के साथ। आया समझ में? ठीक है, तो हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया है, 2NaOH। तो सब बैलेंस हो गया है, Na भी यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर भी Na2 है, और Zn एक ही है, तो Zn ये है, O2 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है। तो समझ में आया? तो क्या निकल गई, H2। सिर्फ उसी एसिड की तरह है। ठीक है, अब हम आते हैं कि रिएक्ट ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद। ठीक है, तो हम अब किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट, किसके साथ करा रहे हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ। तो हमने HCl लिया है, ये एसिड है, आप सबको पता है। तो उसके साथ हमने क्या कराई, सोडियम कार्बोनेट। मेटल ये हो गया और कार्बोनेट क्या हो गए, CO3। समझ में आया? तो हमने रिएक्शन कराई तो क्या होगा, H2O निकलेगा। क्या निकलेगा, H2O निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसमें बच्चों याद करना कि जब हम एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स के साथ कराते हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ कराते हैं तो क्या होता है, H2O गैस निकलती है, H2O और CO2 गैस निकलती है और H2O निकलता है, पानी। ठीक है, और NaCl आप सबको पता है क्या है, सॉल्ट। ये क्या है, एक सॉल्ट है। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले में रिएक्शन क्या कराई, हमने HCl की रिएक्शन कराई सोडियम कार्बोनेट के साथ। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि हमने मेटल कार्बोनेट लिया ना, तो ये मेटल क्या हो गया, सोडियम, और कार्बोनेट ये हो गया, तो क्या होगा, ये H क्या हो जाएगा, ये H हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना देगा, H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और क्या बना देगा, सॉल्ट। याद रखना बच्चों की सॉल्ट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और H2O निकलेगा। वैसे ही अगर हम एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अभी तो हम किसके साथ करा रहे थे, मेटल कार्बोनेट के साथ, अब हम किसके साथ कराएंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे। तो क्या होगा, वही सॉल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और H2। समझ में आया? फिर हम क्या कराते, एसिड की रिएक्शन हो गई। अब बेस की रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो बच्चों ये याद रखना कि बेस जो होते हैं वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं और ना मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। समझ में आया? तो अब हम आते हैं, अब हम कह रहे हैं कि CO2 तो निकल रही है। ठीक है, हम अब पहचानेंगे कि कैसे कि CO2 निकल रही है। जैसे ऊपर वाले में हमने मेटल के साथ रिएक्शन कराई तो H2 निकल रही थी, हम H2 निकल रही थी, कैसे पहचानेंगे कि हम H2 निकल रही है, तो इसका डायग्राम भी होता है, इसका डायग्राम ये है। ठीक है, क्या होगा, तो क्या होगा, ये क्या है, इसमें हमने क्या लिया है, एक मेटल है और इसमें क्या है,
एसिड है, इन दोनों की रिएक्ट कराई तो क्या हुआ, ये एक पाइप है, तो इससे अगर हम एक टब में डालेंगे, पानी भरे टब में अगर हम इसको डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जो रिएक्शन हो रही है तो इसका क्या आएगा, ये प्रवाह नली, इसमें क्या होगा, प्रवाह होगा तो क्या होगा, जो हमने टैंक रखा है, मतलब ये पानी का जो टैंक रखा है, इसमें क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन गैस निकलने जो स्फोट होगा, मतलब वो होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब हम कैसे पता करेंगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है, समझ में आया। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा वहाँ पर जब आप रिएक्शन बताओगे। फिर हम आते हैं टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही अगर हमने जैसे परीक्षण करा H2 गैस का निकलना, वैसे ही हम CO2 गैस का निकलना परीक्षण करेंगे। कैसे, तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे हम, देखो CO2 कैन बी टेस्टिंग बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर हमने क्या लिया है यहाँ पर, लाइम वाटर किसको कहते हैं, COH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, CO2 के साथ कराएंगे, तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, ये देखो, और H2O निकलेगा, समझ में आया। फिर हम इसकी रिएक्शन अगर हम दोबारा से H2O CO2 के साथ कराएंगे तो क्या होगा, ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, समझ में आया। ये बच्चों याद रखना, ठीक है, क्या CO2 की हमने पता करने के लिए कि टेस्ट करने के लिए कि इसमें CO2 गैस निकल रही है, तो हमने उससे क्या कराएंगे, हम क्या टेस्ट क्या कराएंगे, लाइम वाटर के साथ, ठीक है। लाइम वाटर हमने क्या लिया है यहाँ पर, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, लाइम वाटर, समझ में आया। इतना क्लियर है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब कि जब एसिड और बेस, एसिड एंड बेस, अब हम पढ़ते हैं एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मतलब, ठीक है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं हम, तो क्या बनता है बच्चों, सॉल्ट और H2O निकलता है, ठीक है। एग्जाम्पल के हम लेते हैं, HCl ले लिया हमने, ये क्या है पता है आपको, HCl क्या है, एसिड है, और जो NaOH है वो क्या है, बेस है। तो इन दोनों की रिएक्ट कराई हमने तो क्या बना, सॉल्ट। आपको पता है NaCl क्या है, सॉल्ट है। ये क्या, इसको क्या होते हैं, नमक। इसी NaCl का किसका सूत्र है, नमक का सूत्र है नहीं। तो ये क्या हुआ, एक सॉल्ट हुआ और H2O निकल गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन, जो ये रिएक्शन हुई है, इसको क्या कहेंगे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या, जो एसिड और बेस से जो बन रहा है, ठीक है, एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनेंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब उदासीन कर देंगे, काट देंगे, मतलब, ठीक है। तो मैं बताती हूँ कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। देखो, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है, जब एसिड और बेस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, किससे, वाटर और सॉल्ट बनाते हैं, मतलब क्या करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, क्या बनाते हैं, वाटर एंड सॉल्ट। तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इन्वॉल्व H+ एंड OH आयंस टू जनरेट वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इन्वॉल्व है, मतलब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये इन्वॉल्व है नहीं, ये दोनों तो क्या है, H+ आयन और OH। H+ आयन पता ही है आपको, HCl एसिड, OH क्या हो गया, बेस हो गई, ठीक है। ये आयन क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, मतलब कि वाटर को जनरेट, मतलब वाटर बनाते हैं, क्या निकालते हैं, वाटर निकालते हैं। अब ठीक है, तो क्या हुआ, देखो H2 वही तो निकलेगा, देखो ये H आया, ये H आया, क्या बन गए, H2, और क्या हो गया, O। तो क्या हुआ, H2O निकल गया, नहीं, H2O निकल गया। अब आते हैं हम दूसरी, अब और नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। रिएक्शन है मेटलिक ऑक्साइड विथ एसिड, मतलब कि मेटलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं। हमने क्या क्या पढ़े, हमने पढ़ा मेटल के साथ एसिड की रिएक्ट करके, मेटल के साथ बेस की रिएक्ट करके क्या बनता है। फिर हमने पढ़े कार्बोनेट्स पढ़े, मेटल कार्बोनेट्स पढ़े, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स पढ़े, ठीक है, वो रिएक्ट करके क्या करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि मेटल जो एसिड होते हैं वो मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, ठीक है। तो हमने एसिड और मेटलिक ऑक्साइड लिखा, तो क्या बने, ये क्या बनाएंगे, ये भी क्या बनाते हैं, सॉल्ट और H2O निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सॉल्ट और H2O निकाला, तो क्या हुआ, बेस, तो क्या हुआ, रिएक्ट फ्रॉम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस एसिडिक नेचर। तो इनके क्या होगा, हमने एसिड वही ले लिया, HCl ले लिया, और मेटेलिक ऑक्साइड क्या ले लिया हमने,
CaO, क्या लिया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे हम, कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या बना देगा ये, CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड। समझ में आया, HCl में से Cl निकला, Ca के साथ जुड़ गया, यहाँ पर से O निकला तो क्या बन गया, H2O बन गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक सॉल्ट है। तो रिएक्टर फॉर्म, अगर हम रिएक्शन करेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटेलिक मतलब जो मेटेलिक ऑक्साइड नहीं होंगे, तो विथ बेस के साथ। अब हम करते हैं किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, तो बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्योंकि बेस क्या होते हैं, वो मेटलों के साथ रिएक्ट, आपने पढ़ा था कि मेटलों के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। लेकिन जो कार्बोनेट हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे हमने, मेटल कार्बोनेट पढ़े थे नहीं, तो उसमें बेस रिएक्शन नहीं कर रही थी उनसे। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या करती है, तो क्या करेगी, सॉल्ट, और ये भी क्या कर रही है, सॉल्ट और H2O बना रही है। ठीक है, तो यही है, CaOH का होल ट्वाइस लिया हमने, यहाँ पर लिया हमने CO2, ये बना रही है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या बना रही है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रही है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, प्लस H2O निकल रहा है। अब हम एक उसमें पढ़ लेते हैं कि ऑल एसिड्स क्या होते हैं। ऑल एसिड्स हैव H पॉजिटिव आयन, क्या देंगे, H पॉजिटिव आयन देंगे कौन, सारे एसिड। और ऑल बेसिस क्या करेंगे, ऑल बेसिस हैव OH आयन। सारे बेस क्या देंगे, OH निगेटिव देंगे, और सारे एसिड क्या देंगे, H पॉजिटिव आयन देंगे। और फिर क्या है, दीज H पॉजिटिव आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर एसिडिक प्रॉपर्टीज। मतलब कि यही जो H पॉजिटिव आयन है, इसी के कारण एक एसिड क्या होता है, सारी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ दिखाता है। किसके कारण, H पॉजिटिव के ही आयन का कारण। क्योंकि सारी रिएक्शन में आप देख रहे हो कि क्या निकल रहा है, H पॉजिटिव आयन ही निकल रहा है। क्या निकल रहा है, H पॉजिटिव आयन तो निकल रहा है ना। सारी रिएक्शनों में हमने देखा रिएक्शन क्यों हो रही है, सारी एसिडिक क्यों हो रही है, क्योंकि उनमें से क्या निकल रहा है, H पॉजिटिव निकल रहा है। वैसे ही क्या कह रहा है, दीज H पॉजिटिव आयन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि यही रिस्पॉन्सिबल है पूरी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को दिखाने के लिए। किसी को हम एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो क्या निकालता है, H पॉजिटिव आयन निकालता है। वैसे ही अगर हम दूसरी ओर देखें, ऑल बेसिस देखें अगर हम, तो एंड दीज OH आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर बेसिक नेचर। वैसे ही जैसे एसिडिक H पॉजिटिव आयन रिस्पॉन्सिबल है पूरी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ दिखाने के लिए, वैसे ही बेसिस में क्या है, OH निगेटिव आयन रिस्पॉन्सिबल है बेसिडिक नेचर दिखाने के लिए। ठीक है, बेसिक नेचर कैसे दिखेगा, जब वो क्या करेगा, OH निगेटिव रिलीज करेगा। अब हम पढ़ते हैं अम्ल और क्षार के विलयन की प्रबलता कैसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अम्ल और क्षार की प्रबलता ज्ञात करने के लिए एक सूचक होता है जिसे हम कहते हैं pH स्केल। ठीक है, pH स्केल होती क्या है, किसी विलयन में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन, मतलब उनकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे हम pH स्केल कहेंगे। ठीक है, मतलब कि हमें पता है कि जो एसिडिक होते हैं वो क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो हमें ये पता करना है कि किस एसिडों में ये जो H पॉजिटिव आयन है उनकी सांद्रता कितनी होती है। कैसे पता करेंगे हम कि किसी विलयन में H पॉजिटिव आयन की सांद्रता कितनी है, मतलब कितना है वो H पॉजिटिव आयन उसमें। तो उसके लिए एक pH स्केल होती है। तो क्या होता है, इस pH में क्या है, pH सूचक है। ठीक है, तो हम क्या, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं pH स्केल। ठीक है, pH स्केल है क्या, और इसमें हम अम्ल कैसे बताएंगे, अम्ल की सांद्रता कैसे बताएंगे, और क्षार की सांद्रता कैसे बताएंगे। तो देखो ये क्या है, यहाँ पर इधर साइड बीच में क्या है, 7 हो गया। 7 क्या है, उदासीन, मतलब कि कुछ नहीं, ना तो ऐसे अम्ल और ना बेस, मतलब ना अम्ल और ना क्षार। ठीक है, उदासीन हो गया 7 से कम जैसी होगा H पॉजिटिव आयन। ये देखो बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, इधर वो क्या हो रही है, बढ़ रही है H पॉजिटिव आयन की। H पॉजिटिव आयन मतलब अम्ल की सांद्रता क्या हो रही है, इधर को बढ़ रही है। तो क्या होगा, ये यहाँ पर क्या हुआ, अम्लीय हो गए, और यहाँ पर से क्या हो रही है, OH की। आप सबको पता है, पहले बताया कि जो अम्ल होते हैं वो क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन, और जो क्षार होते हैं वो क्या देते हैं, OH निगेटिव आयन। तो क्या हुआ, इधर को क्या बढ़ रही है, OH निगेटिव की सांद्रता बढ़ रही है, और इधर को क्या हो रहा है, H पॉजिटिव आयन की। तो ये क्या हो गई, अम्लीय हो गई, ये अम्लीय प्रकृति हो गई, और ये क्या हो गई, क्षारीय प्रकृति। यहाँ हम अच्छे से समझते हैं। देखिए ये बीच में क्या है, 7 है, तो 7 से इधर साइड
कम डार्क रेड कम हल्का है, और जहाँ पर से रेड डार्क आ जा रहा है तो देखो यहाँ पर क्या है, नींबू का रस जैसे। तो इधर क्या है, एसिडिक नेचर, ये एसिड, ये अम्लों की सांद्रता है, और ये क्या है, क्षारों की सांद्रता। तो इसमें क्या है, नींबू का रस लगभग कितना पीएच है इसका, 2.2। तो पीएच स्केल हमारी क्या बता रही है, ये नींबू के रस की सांद्रता कितनी बता रही है, लगभग 2.2। और जैसे फिर डार्क रेड की तो क्या है, जठर रस, उसकी सांद्रता कितनी बता रही है, 1.2। वैसे इधर साइड क्या हो गए, क्षार हो गए। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की कितनी बता रही है, 10 बता रही है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी बता रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की सांद्रता कितनी बता रही है, लगभग 14। ठीक है। और शुद्ध जल मतलब कि जो एक शुद्ध जल की सांद्रता कितनी होती है, 7। शुद्ध जल की सांद्रता कितनी होती है, 7। और जो रक्त की सांद्रता कितनी होती है, पीएच कितना होता है रक्त का, 7.4। और शुद्ध जल का कितना होता है, 7। और रक्त का कितना हो गया, 7.4। अब हम यही पढ़ेंगे कि आम्ल तथा क्षार की जो शक्ति विलयन है वो क्रमशः H पॉजिटिव आयन, वो तो आपको पता ही है कि जो अम्ल है वो क्षार है, उसकी प्रबलता किस पर निर्भर करती है, H पॉजिटिव आयन और OH निगेटिव आयन। जो जितना H पॉजिटिव आयन देगा वो उतना अम्ल होगा, और जो जितना OH निगेटिव आयन देगा वो उतना क्षार होगा। अब हम पढ़ते हैं अम्लीय वर्षा में। अम्लीय वर्षा में आते हैं, तो अम्लीय वर्षा है क्या, तो अम्लीय वर्षा भी किससे रिलेटेड है, पीएच स्केल से ही, पीएच मान से ही रिलेटेड है। क्यों, जैसे वर्षा के जल की वर्षा के जल की पीएच का मान कितना होता है, 5.6। लेकिन जो शुद्ध जल का अभी हमने बताया था कि शुद्ध जल का मान कितना होता है, 7। और यह पीएच वर्षा के जल की जो पीएच का मान होगा वो कितना होगा, 5.6, मतलब कि 7 से कम आ रहा है। ठीक है, 7 से बहुत कम आ रहा है। तो क्या होती है, वो क्या होगी, अम्लीय वर्षा होगी, क्योंकि बहुत ही एसिडिक हो जा रहा है। तो एसिडिक मतलब कि वर्षा के जल में एसिडिक जो सांद्रता है, मतलब कि अम्ल की सांद्रता क्या हो गई है, बहुत बढ़ गई है। तो इसलिए क्या हो गई, वो अम्लीय वर्षा, उसको हम क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा है। तो हम कहते हैं कि पहली बारिश में हमें नहीं नहाना चाहिए। तो बच्चों इसलिए नहीं नहाना चाहिए कि पहली बारिश में जो होता है वो हमारे जो वायुमंडल की जो एसिडिक सारे जो होते हैं वो सारे पहली वर्षा में ही आते हैं। सारी एसिडिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा में आते हैं पहली बारिश में, इसलिए उसमें नहीं नहाना चाहिए कहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इसी प्रकार हम बताएंगे, जो अभी हमने बताया कि जो हमारे शरीर का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 के बीच, मतलब 7 से 7.8 जो पीएच के बीच कार्य करता है। ठीक है। और फिर वर्षा के जल का भी हमने बताया कि 5.6 होता है, 5.6 से भी कम हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और हमारे जैसे मुंह का पीएच हो गया, वो क्या हो गया, 5.5 से कम होने पर दोनों का जो क्षय होता है वो प्रारंभ, मतलब कि दांतों का क्षय क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। वैसे ही जो मधुमक्खी का डंक है उसका, मधुमक्खी का डंक जो होता है वो अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जलन व दर्द होती है, इसलिए हमारी सॉइलिंग सूजन आ जाता है। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि पीएच, जैसे मैंने बताया कि पीएच 7 होने, पीएच अगर 7 के बराबर होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और पीएच 7 से कम होगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा। और पीएच 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, बेस होगा। इतना समझ में आया आप लोगों को कि कब एसिडिक होगा, कब बेस होगा। ये सांद्रता, तो पीएच स्केल क्या बताती है, सांद्रता बताती है किसी एसिड और बेस की। इससे हम ये पता कर सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं साधारण नमक से रसायन, कि एक साधारण नमक से हम रसायन कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो इसमें दिखा है बच्चों, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमने पहले पढ़ा था कि जब हम अम्लों की रिएक्शन करा रहे थे क्षार से तो हमें क्या मिल रहे थे, लवण। और लवण क्या है, NaCl क्या होता है, लवण होता है। जो हम खाने में जो नमक खाते हैं ना, उसका सूत्र क्या होता है, NaCl, वो क्या है, लवण है। जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, NaOH। तो हम दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, लवण बनेगा, मतलब NaCl। ठीक है। तो हम NaC जैसे क्या हो, NaCl की रिएक्शन कराई हमने किससे, H2O से। ठीक है। जैसे NaCl एक्वस मीडियम में H2O की रिएक्शन कराएंगे। एक्वस समझो बच्चों, मतलब कि NaCl में हमने क्या है, एक्वस सॉल्यूशन लिया है, उसका पानी का घोल लिया है, मतलब ठीक है, पानी मिलाया है उसमें। तो H2O की रिएक्शन कराई तो उसमें क्या होगा, क्या मिलेगा हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है, NaOH प्लस Cl2, क्लोरीन गैस निकलेगी, प्लस H2 गैस निकलेगी। समझ में आया।
कैसे निकलेगी वो तो आपको पता है कि NaCl क्या होगा, NaCl यहाँ पर से क्या होगा, H2 निकल जाएगा। पहले H2 गैस निकली, HCl में Cl निकला, क्योंकि Cl क्या होती है, Cl की मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो Cl क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन लेके Cl2 निकल जाएगा, और NaCl से क्या बनेगा, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, ये जल हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और क्लोरीन हो गया। इस प्रक्रिया को क्या करते हैं हम, क्लोन क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। फिर आते हैं हम विरंजक चूर्ण में। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला पता है आपको, ये CaOCl2 होता है। तो हम इसमें किसकी रिएक्शन कराते हैं, CaOH का होल ट्वाइस की रिएक्शन हमने कराई क्लोरीन के साथ। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई हमने क्लोरीन के साथ। क्या बना, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, CaOCl2 प्लस H2। तो विरंजक चूर्ण के उपयोग पता है आपको क्या होते हैं, विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या काम आता है, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनिन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्रियों में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजक के लिए। देखो विरंजक चूर्ण क्या होता है, सफाई, जैसे कपड़ों की सफाई के लिए, कपड़ों में अगर हम धोने में विरंजक चूर्ण डालें तो क्या हो जाएंगे, कपड़े साफ हो जाएंगे। वैसे ही वस्त्र उद्योग में सूती के कपड़ों में ज़्यादा यूज़ होता है इसका। फिर क्या होगा, कई रासायनिक उद्योग में इस एक उपचायक के रूप में भी होता है। विरंजक चूर्ण क्या होता है, रासायनिक उद्योग मतलब कि केमिकल जो उद्योग होते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये उपचायक के रूप में भी कार्य होता है। पीने वाले जल में, अगर हम पीने वाले जल में डालें इसको, विरंजक चूर्ण को, तो उसमें क्या होता है, जीवाणु बैक्टीरिया जो होते हैं उनको मुक्त करने के लिए काम आता है। तो जिससे हमारा पानी, पीने का पानी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं हम बच्चों बेकिंग सोडा में। बेकिंग सोडा में क्या, बेकिंग सोडा कैसे बनेगा, बेकिंग सोडा क्या होता है, जब हम किसकी रिएक्शन कराते हैं, NaCl मतलब कि वही सोडियम क्लोराइड नमक की रिएक्शन, H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया मतलब NH3 की रिएक्शन हमने कराई, तो क्या बना, NH4Cl, ये क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड वो बना। फिर क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। क्या हुआ, वैसी रिएक्शन होगी, क्योंकि NaCl लिया है, H2O लिया है, ठीक है, और क्या लिया है, CO2 लिया है, और NH3 लिया है, अमोनिया। तो ये क्या बना, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर क्या है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या कहेंगे हम, बेकिंग सोडा। तो हम बेकिंग सोडा के उपयोग पढ़ेंगे अब। बेकिंग सोडा के उपयोग में क्या आएगा, बेकिंग सोडा पहले हम पढ़ लेते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए होता है, ठीक है। अगर हम पकौड़ों में डाल दें बेकिंग सोडा को, तो उससे क्या होता है, वो खस्ता हो जाते हैं, मतलब कि कुरमुरे टाइप हो जाते हैं उससे, बेकिंग सोडा से। तो कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। मतलब हमने खाने को जल्दी से पकाना है तो हमने उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया, तो जिससे खाना क्या होता है, जल्दी पक जाता है, ठीक है। इस यौगिक का रासायनिक नाम क्या होता है, अभी मैंने बताया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सूत्र ये हो गया, NaSCO3 हो गया। और इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड उपयोग होता है, अभी पता है आपको, रिएक्शन के थ्रू। तो और हम पढ़ते हैं बेकिंग सोडा का उपयोग, जैसे बेकिंग पाउडर जो बनाने में, जो बेकिंग सोडा एवं टार्टेरिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। वही जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है, तो क्या होता है, निम्न अभिक्रिया होती है, जैसे NaSCO3, ये क्या है, बेकिंग सोडा हो गया, उसको क्या कह रहा है, जल में मिलाया जाता है, ठीक है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर उसमें जल मिलाया जाता है, तो निम्न अभिक्रिया होती है कह रहा है। तो क्या बनेगा, CO2 निकल रहा है, और क्या हो रही है, H2O अम्ल का सोडियम लवण बन रहा है, ठीक है। तो और CO2 गैस निकल रही है और H2O बन रहा है। और क्या होते हैं, सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है, भी एंटासिड का एक संगठन है। ये क्या है, एंटासिड का एक संगठन है। क्षारीय होने के कारण जो पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। वही एसिडिटी को क्या करता है, कम करता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। मतलब कि अग्निशामक क्या होंगे, आग को बुझाने वाले जो होंगे उसमें भी किया जाएगा इसका। अब आते हैं हम धोने का सोडा में। धोने का सोडा क्या होता है, वो कैसे बनता है, देखो जब हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, किसकी, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र ये हो गया Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, H2O।
H2O के 10 मॉलिक्यूल के साथ कराई तो क्या बना, ये होता है धोने का सोडे का सूत्र। ये क्या हुआ, धोने का सोडा। समझ में आया। तो ये ऐसे बनेगा कि जब हम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ। समझ में आया। तो अब हम इसके उपयोग करते हैं धोने का सोडा। जैसे सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हम किस में करते हैं, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है इसका, मतलब कि जहाँ कांच, साबुन और कागज उद्योग जहाँ बनते हैं ये उसमें होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर हम आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आए हम, तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, जो जिप्सम होता है उसको 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, अर्धहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट मतलब CaSO4 0.5H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कि यही होता है। ठीक है, तो इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। देखा होगा जब हमारा हाथ टूट जाता है तो डॉक्टर हमारा प्लास्टर बनाता है, तो वो प्लास्टर को हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है वो। ठीक है, आया बच्चों समझ में। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण होता है, आपको पता है, वो एक वाइट कलर का चूर्ण जैसा लगाते हैं हमारे, जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। वो कितना ठोस होता है ना, अगर हम उसको मारे तो बिल्कुल बिल्कुल कट कट की आवाज़ आती है, बिल्कुल ठोस होता है। तो वो क्या होता है, यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। उसका सूत्र ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 0.5H2O प्लस इसकी रिएक्शन हमने जब हम H2O के साथ कराते हैं तो हमें जिप्सम मिलता है। वही जिप्सम जो क्या होता है, कठोर ठोस होता है, पदार्थ प्रदान करता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, जिप्सम कहेंगे। तो हमारा ये एसिड और बेस का चैप्टर जो है वो सॉल्ट का ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर माई चैनल।